पूरी विनम्रता से ये पूछना चाहता हूँ कि समाज साहित्य के लिए क्या कर रहा है? ये क्या बात हुई कि साहब साहित्य क्या कर रहा है? मैं कहता हूँ कि साहित्य कुछ नहीं कर रहा। मैं तो इस सवाल को यूँ पूछता हूँ कि समाज क्या कर रहा है? अपनी अंतरात्मा को अपने ये सवाल पूछिए और उत्तर दीजिए कि पिछली कोई साहित्य कृति आपने कब पढ़ी थी? कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, फारसी, किसी जुबान में। अब साहित्यकार घर में बैठेगा, किसी सामाजिक जिम्मेवारी से दूरी बना के रखेगा और उसको लोग पढ़ेगा, और आप कर रहे हैं कि समाज दोषी है। मैं, अगर आप मेरे बारे में जानते हो या मेरे मित्रों से पूछें तो मैं खुद घनघोर एक्टिविस्ट रहा हूँ। अभी भी मैं अपने आप को अभी भी एक एक्टिविस्ट इंटेलेक्चुअल मानता हूँ, लेकिन मैं इसे किसी समाज की ओर से लागू की जाने वाली शर्त नहीं मान सकता कि हम तभी साहित्य को पढ़ेंगे या उसको गंभीरता से लेंगे जबकि साहित्यकार एक्टिविस्ट। क्योंकि विषय पर आने के पहले मैं लोक दर्शन न्यास का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि एक कर्मठ प्रशासक और एक सच्चे बुद्धिजीवी की स्मृति सभा में सम्मिलित होने का अवसर मुझे मिला। पंडित रामचंद्र खान इस विरत पर सुबह टिपानिया जी चकित हो रहे थे, लेकिन इतिहास के जानकारों को इसमें चकित होने जैसा कुछ है नहीं। लेकिन खैर, तो मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत प्रत्यक्ष परिचय नहीं था, केवल एक मुलाकात, उसको मुलाकात भी नहीं कहना चाहिए, नमस्कार, यहीं मौर्य होटल में लिफ्ट में जाते समय और लिफ्ट से आते समय हुई थी। मैं और सुमन थे और उषा जी और खान साहब थे, इन्हीं ने परिचय कराया था और बस उतना ही परिचय था। लेकिन वो किस तरह के व्यक्ति थे इसका कुछ अनुमान मुझे दिनांक के बिना पढ़ते हुए मिला। वो किस तरह का व्यक्तित्व था, किस तरह परिवार में, किस तरह बाहर। उषा जी की बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण पुस्तक दिनांक के बिना पढ़ते हुए मुझे उसका कुछ अनुमान लगा और मन में उनके प्रति एक जिज्ञासा और एक सम्मान का भाव उत्पन्न हुआ। तो इसलिए आप लोगों का आभार कि इस कार्यक्रम में आने का मुझे अवसर मिला। अब राजकुमार जी ने जो सवाल उठाया है, तो मैं समझता हूँ कि पहले हम इस विषय के दोनों शब्दों को ठीक से परिभाषित कर लें, हमारा समय और साहित्य। जब हम अपने समय की बात करते हैं तो सीधे 100 साल पीछे जाने से बात नहीं बनती है। हमारा समय, जैसा कि 6 वर्ष पहले ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने हमें याद दिलाया था, पोस्ट ट्रुथ का समय है। इसे हिंदी में मैं सत्यातीत समय कहता हूँ। सत्य के परे जा चुके हैं हम लोग। जैसे महान कृतियाँ कालातीत हो जाती हैं, जैसे महान लेखक कालातीत हो जाते हैं, वैसे ही हम सत्य के परे जा चुके हैं। सत्य का कोई खास मतलब रह नहीं गया है। ये अभिव्यक्ति पोस्ट ट्रुथ सबसे पहले प्रथम इराक युद्ध के संदर्भ में सर्बियन अमेरिकन लेखक स्टीव ट्रेस, उन्होंने इस्तेमाल, स्टीव टैस कुछ ऐसा ही नाम था, उन्होंने उसका उपयोग किया था। और पिछले 30 बरस में आप देखें तो केवल राइट विंग नहीं, बल्कि प्रोग्रेसिवों के बीच भी, लिबरल्स के बीच में भी, लेफ्ट विंग के बीच में भी ये समझ पैदा हुई है कि सत्य जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। सत्य को अपनी समझ, अपने विचार के अनुसार तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। आप तथ्य सामने रखें तो हम आपके सामने वैकल्पिक तथ्य रख सकते हैं। पहले कहा जाता था कि देयर कैन बी आर्ग्यूमेंट्स बट देयर कैन नॉट बी टू फैक्ट्स। अब स्थिति यह है कि योर फैक्ट वर्सेस माई फैक्ट। अब ये स्थिति नहीं बची है कि योर आर्गुमेंट वर्सेस माई आर्गुमेंट, क्योंकि फैक्ट कुछ है ही नहीं, सत्य कुछ है ही नहीं। और पिछले 30 ही बरस में उसका अगला कदम, जिसकी सुबह चर्चा हरिवंश जी ने की थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो स्थिति। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन सड़क पर नारे लगाते हुए दौड़ रहे हैं, ट्रंप को अमेरिका की पुलिस घसीट रही है, और इनमें से ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन वो वीडियो इतने ऑथेंटिक लगते हैं कि आप एकदम देख के चौंक जाएंगे कि अरे वाकई ऐसा हो गया, और आप खोजने लगेंगे खबरें कि ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस के राष्ट्रपति सड़क पर नारे लगाते हुए दौड़ते नजर आ रहे हैं, या यूएस के भूतपूर्व राष्ट्रपति को घसीटा जा रहा है। और उस वीडियो में ये चेतावनी थी कि कुछ ही दिन में ये स्थिति हो जाएगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। हिंदुस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कृपा से ये स्थिति हमारे यहाँ तो 10 साल से बन चुकी है।
सच और झूठ का अंतर मिट चुका है, प्राथमिकताएं विचित्र हो चुकी हैं। दुनिया जाए बहाड़ में, विषय है मजार जिहाद। ऐसे समय में हम साहित्य की बात कर रहे हैं। हम प्रोफेसर लोग अपने यूनिवर्सिटी के माहौल से जरा बाहर निकलकर अगर देखें तो दुनिया अब एक ऐसी दुनिया बन रही है जिसमें सत्य का कोई मतलब नहीं है, तथ्य मनमाने ढंग से तोड़े मरोड़े जा सकते हैं, पद्धति का कोई मतलब नहीं है। मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, एक उदाहरण में बहुत मेरा प्रिय है कि अगर शतरंज खेलनी है मुझे और आपको तो ये ज़रूरी है कि हम दोनों का घोड़ा ढाई घर चले, वरना शतरंज खेली नहीं जा सकती। लेकिन आज बहुत से लोगों का आग्रह ये है कि आपका घोड़ा ढाई घर चलेगा, मेरा 5 घर या 7.5 घर ये मैं तय करूँ। संवाद की कोई स्थिति है नहीं, और इसलिए जिन सारी चीज़ों की चर्चा सुबह से हम लोग किसी न किसी रूप में कर रहे हैं, संवेदनहीनता, दिलो दानिश के बीच बढ़ती दूरी, इन सबका संबंध इन चीज़ों से। हम लोगों को इन चीज़ों पर थोड़ा सा फिलॉसफिकली सोचना चाहिए। फिलॉसफिकली का मतलब ये होता है कि बहुत सारे अनुभवों से एक एब्स्ट्रैक्ट किसी प्रिंसिपल तक पहुंचना। मणिंद्र ठाकुर यहाँ बैठे हैं, पिछले दिनों उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण निबंध लिखा है कि डिस्टोपिया किस तरह अब एक रियलिटी में बदल चुका है। अब 1984 की कल्पनाएं कल्पना नहीं लगती, वो तो सच हो चुकी। ब्रेव न्यू वर्ल्ड की कल्पनाएं बचकाना लगने लगी हैं। अल्डुअस हक्सले ने जब ब्रेव न्यू वर्ल्ड लिखा था 1954-55 में, तो लोगों को लगा था ऐसा कब होगा, कैसे होगा। तो उसमें जो सोमा ड्रग सबको रोजाना खिलाया जाता है, जिसकी वजह से बुद्धि ठिकाने रहे, वहाँ तो एक ही गोली सुबह दी जाती थी सोमा की। यहाँ तो सुबह से शाम तक आपको 25 चैनल सोमा ही खिला और पिला रहे हैं। ऐसी स्थिति में साहित्य का क्या मतलब है? यहाँ मैं इस विषय के दूसरे पद पर बुनियादी तौर से ध्यान देना चाहता हूँ। एक हिंदी के या इतिहास के विद्यार्थी के तौर पर नहीं, बल्कि एक नितांत सामान्य पाठक के रूप में मैं अपनी कल्पना करता हूँ, जो कि मैं हूँ। तो साहित्य मेरे जीवन में क्या करता है? मैंने अपनी 67 साल की जिंदगी में कुल मिलाकर 67 दिन भी किसी देहात में नहीं बिताए। लेकिन फिर भी अगर हिंदुस्तान के देहात को लेकर के मेरे मन में कुछ सोच है, कुछ दर्द है, कुछ तकलीफ है, तो उसमें प्राथमिक भूमिका प्रेमचंद, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, फकीर मोहन सेनापति और फणीश्वरनाथ रेणु की। साहित्य ये करता है। साहित्य मेरी संवेदना का विस्तार करता है, मेरी संवेदना का परिष्कार करता है। दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाहूँगा कि लेखक और पाठक दोनों के लिए साहित्य परकाया प्रवेश की विद्या है। ये चीज़ खास करके उपन्यास या कहानी में आप बहुत साफ तौर से देख सकते हैं, या महाकाव्य में। उपन्यास का हर पात्र उपन्यासकार की राय व्यक्त नहीं कर रहा होता, कहानी का हर पात्र कहानीकार की राय नहीं व्यक्त कर रहा होता। उसको प्रामाणिक बनाने के लिए लेखक को भी उसमें एक तरह का परकाया प्रवेश करना पड़ता है, तभी वो प्रामाणिक बनता है, वरना वो फिर स्टीरियोटिपिकल लेखन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में राजकुमार जी, मुझे लगता है कि हमें सवाल इस तरह पूछना चाहिए। ये बहुत पूछा जाता है सवाल, आपके सवाल में भी उसकी ध्वनि थी कि साहित्य समाज के लिए क्या कर रहा है या साहित्यकार समाज के लिए क्या कर रहा है। मैं पूरी विनम्रता से ये पूछना चाहता हूँ कि समाज साहित्य के लिए क्या कर रहा है, साहित्यकार के लिए क्या कर रहा है। कौन सुनता है साहित्य की, कौन सुनता है साहित्यकार की? कितने लेखकों को आपका समाज सम्मान, आपकी समाज या आपकी राज सत्ता लेखक की क्या हैसियत मानती है, या फिलोसोफर की क्या हैसियत मानती है? यानी हालत यह है साहब, हम लोग बात कर रहे हैं समाज और साहित्य की। हालत यह है कि इस समय बुद्धिजीवी शब्द का लगभग एक गाली की तरह प्रयोग किया जाता है। यानी झेपना पड़ता है अगर कहीं कोई कहते यार ये तो बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी हैं जैसे कोई चोटते हैं। सोच विचार का काम, ज्ञान के अनुसंधान का काम, रचनात्मकता का काम, भाषा के रचनात्मक परिष्कार का काम,
ये सब गैर जरूरी ही नहीं बल्कि लगभग समाज विरोधी मान लिए। इन्हें समाज का संसाधन बर्बाद करने वाला काम मान लिया गया है। और ये कोई पिछले 8-10 साल में नहीं हुआ है। सुबह फिर चर्चा हो रही थी कि साहब क्या हो रहा है, सेंसिटिविटी का क्या होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सेंसिटिविटी घट रही है। तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सेंसिटिविटी घट रही है, तो ये बड़ा आसान है कि सब कुछ को आप पिछले 8 साल के मत्थे मर दें। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सेंसिटिविटी बढ़ रही है, इसकी जड़ें उस शिक्षा नीति में हैं जो इस देश ने 1990 में अपनाई थी, जिसमें सारा फोकस स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, बाकी सब फालतू की चीजें। ह्यूमैनिटीज का कोई मतलब नहीं है, हिस्ट्री का कोई मतलब नहीं है, सोशल साइंस का, लिटरेचर का, क्रिएटिविटी का। आप रोबो बनाना चाहते थे, रोबो बन रहे हैं। और अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई, वो रोबो भी रिलेवेंट हो जाएंगे कुछ दिनों बाद। लोग ऑलरेडी मजे ले रहे हैं यूरोप और यूएसए में। वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिख रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें एक टेक्स्ट डाल देते हैं और उसका लिटरेरी क्रिटिसिज्म निकल के आ जाता है। तो मेरा और राजकुमार का भी अब कोई होने का कोई खास मतलब अगले 10 साल में नहीं रहेगा। तो यानी वो बहुत सही उन्होंने याद किया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। परमाणु बम का विस्फोट देखकर ओपनहाइमर के मुंह से बरबस निकला था, आई एम डेथ नाउ, मैं ही हूं काल पुरुष ब्रह्मांडों को नष्ट करने वाला, भगवत गीता का प्रसिद्ध श्लोक। ये मैनहट्टन से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि परमाणु बम एक बार गिरा, 2 बार गिरा, 2-3 एक्सीडेंट हुए। जो अब आपके चित्त में क्रिएट किया जा रहा है वो एक ऐसा रेगिस्तान है, एक ऐसा सन्नाटा है जिसमें ना संवेदना की गुंजाइश है, ना परकाया प्रवेश की गुंजाइश है, ना किसी तरह के बौद्धिक अनुसंधान की गुंजाइश है। हम ऐसे समय में साहित्य की बात कर रहे हैं। समय की नवैयत को समझिए। ये समय जो प्रचलित शब्दावली है, सांप्रदायिकता, हिंसा, वो सब इसके कहिए बाई प्रोडक्ट्स हैं। मूल समस्या है कि आपने एक पोस्ट ट्रुथ की अवधारणा को आत्मसात कर लिया है। मूल समस्या यह है कि समग्र मानवीय चेतना को आपने मान लिया है कि वो कोई खास मतलब की चीज है नहीं, और उसका अनुसंधान करने वाले यानी रचनात्मक लोग और बुद्धिजीवी लोग फालतू के लोग हैं। तो भाई साहब, हम ऐसे समय में साहित्य की बात कर रहे हैं और फिर भी कर रहे हैं। इससे केवल एक बात साबित होती है कि हम पर्याप्त रूप से निर्लज्ज लोग हैं। ऐसे समय में भी साहित्य की बात हम कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं। इससे एक तो ये सिद्ध होता है, अगर मैं एक टेक्नोक्रेट के हिसाब से कहूँ, अभी एक सज्जन ने बयान दिया है, वो देश की बड़ी भारी पार्टी के बड़े भारी बुद्धिजीवी प्रेमी नेता हैं, कि द कंट्री शुड बी रूल्ड नॉट बाय डेमोक्रेट्स बट बाय टेक्नोक्रेट्स। आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि बयान किसने दिया होगा, और ये बयान भाजपा के नेता ने नहीं दिया है भाई कभी। तो when the country should be ruled by technocrats, why not by artificial intelligence itself? टेक्नोक्रेट भी क्यों? तो ऐसी स्थिति में इस समय की चेतना के, इस समय के प्रति सेंसिटिव होते हुए साहित्य पर बात कीजिए, तो शायद समय का भी कुछ संधान कर सकें हम और साहित्य का भी कुछ भला कर सकें। आप कुछ कह रहे हैं? जी पुरुषोत्तम जी, आप जैसे आपने कहा कि अपनी टेक्नोक्रेट वालों की कंट्री शुड बी रूल्ड बाय टेक्नोक्रेट्स, और बताया कि 90-91 के बाद साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, इन सब विषयों की पढ़ाई की तरफ प्रवृत्ति बढ़ी। मुझे याद आता है कि 1882 में जो हंटर कमीशन आया, जिसको शिक्षा आयोग कहते थे, तो एक अंग्रेज़ था, W.H. हॉल्स संभवतः नाम था। कहता कि अगर भारत पे तुमको अपनी गुलामी स्थायी बनानी है तो भारतीयों को टेक्निकल एजुकेशन दिया करो, स्किल डेवलपमेंट कराया करो, लेकिन उनको कभी भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, मतलब इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान की पढ़ाई ना करो। तो क्या जो अंग्रेज़, जो औपनिवेशिक शासक भारत के लिए चाह रहे थे, क्या 90-91 के बाद भारत ठीक उसी दिशा में बढ़ गया? एक तो अगर मेरी किताब आप में से कुछ लोगों ने पढ़ी हो, अकत कहानी प्रेम की, तो उसमें 2 वाक्य हैं, वो मैं यहाँ राजकुमार को तो याद होंगे। अपनी हर समस्या की जड़ में अंग्रेजों को बता देना, ये इस बात को सिद्ध करना है
कि हम में इतनी अक्ल तो खैर है ही नहीं कि हम समस्याओं का समाधान कर सकें, इतनी भी नहीं है कि अपने लिए कुछ समस्याएं पैदा कर सकें। हंटर कमीशन की बात मानी क्या अंग्रेज सरकार ने? क्या भारत में स्थापित होने वाली वास्तविकता यह है मित्र कि अंग्रेजी बतौर एक पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट के इंग्लैंड के पहले भारत में पढ़ानी शुरू की गई। The paper of English literature in postgraduate studies introduced in British universities later than it was introduced in Indian universities. तो हर बात के लिए औपनिवेशिक शासन को दोष देने से कोई लाभ नहीं है। औपनिवेशिक शासन ने वो बल दिया लेकिन वो माना नहीं गया उस तरह। तमाम यूनिवर्सिटीज़ में बेहतरीन रिसर्च उस समय हुई है, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, और उस यानी जो होता है कि कई बार ये होता है कि कुछ चीज़ें अपने विनाश का बीज स्वयं बोती हैं। आखिरकार हमारा सारे का सारा राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गांधी से लेकर सावरकर से लेकर के जिन्ना तक, कोई सामाजिक वृत्ति आप खोज लीजिए, कोई राजनीतिक वृत्ति आप खोज लीजिए, लेकिन उन्होंने अपनी चेतना बनाए रखी थी अपने अपने ढंग से। 1990 के बाद जो हुआ है वो ये हुआ है कि घोषित रूप से ये नहीं कहा गया, लेकिन ये इम्प्लीसिट है कि महत्वपूर्ण साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट है, बाकी कुछ महत्व नहीं है। इम्प्लीसिट कैसे दिखता है ये आप जरा उठा के देखिए, अभी भी देख लीजिए देश में कितनी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर ऐसे हैं जो टेक्नोक्रेट, साइंटिस्ट या मैनेजमेंट के या इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर ना हो। मैं चाहूँगा कि यहाँ नौजवान बैठे हैं, रिसर्च करके मेरा ज्ञानवर्धन करें, गूगल कर लें या कैसे भी करें, कितनी यूनिवर्सिटीज़ के एकेडमिक लीडर यानी वाइस चांसलर इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, किसी भी भाषा का साहित्य, उससे जुड़े हुए लोग, इससे प्राथमिकताएं मालूम पड़ती हैं। अब जैसे साथ ही अपने अभी और एक चर्चा की कि 91 के बाद कैसे भारत बदला है, एक राइट विंग आपने कहा कि सियासत में एक दक्षिणपंथी झुकाव हुआ। और मेरा सवाल यह है आपसे कि जैसे प्रेमचंद कभी कहा करते थे कि संस्कृति राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, तो क्या भारत में 90-91 के बाद या 80 के दशक से ही जो सियासी या राजनीतिक परिवर्तन हुए उसके संकेत क्या साहित्य में उसके पहले आज़ादी के बाद के आए हैं? जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई रूस में इनकलाब हुआ तो उसके पहले दोस्तोवस्की, चेखव, तुर्गनेव, इन सब ने रूसी समाज को मत दिया। ठीक उसी तरह फ्रांसीसी क्रांति के पहले इन लोगों ने मत दिया। जो राइट विंग पॉलिटिक्स आई, इसके संकेत साहित्य में पहले से 70 के 60 के दशक में मिल रहे थे, जिसका प्रतिफलन राजनीति में बाद में हुआ, साहित्य में पहले आया? देखिए, प्रतिफलन की बात नहीं है। साहित्य उस तरह की भविष्यवाणी नहीं करता, साहित्य चेतावनी देता है। और चेतावनी मैं फिर से कहूँ कि वो सीधे सीधे राजनीतिक रूप से नहीं देता, वो संवेदना के परिष्कार और आपके चेतना के विस्तार के जरिए देता है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये आप कह सकते हैं कि भारतीय साहित्य राजनीतिक तंत्र में आ रहे बदलावों के प्रति सचेत रहा है, उस पर टीका टिप्पणियाँ की गई हैं, उससे एंगेज किया गया है। और कुछ अपवादों को छोड़कर मोटे तौर पर जिन लेखकों का हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में सम्मान है, कुछ अपवादों को छोड़कर, यानी सीधे सीधे राइट विंग और राइट विंग के अधिक आक्रामक रूपों से जुड़े हुए लेखकों की तादाद बहुत ही कम रही है। सौभाग्य से नाम लेने से लाभ नहीं है, लेकिन ऐसे लेखक बहुत कम रहे हैं जो लेखक के तौर पर सम्मानित भी हों। अभी यूँ तो आजकल तो जब मेरे प्रिय लेखक गुलशन नंदा लेखक हो सकते हैं तो और कोई क्यों नहीं हो सकता। तो हाँ नहीं वो अच्छा है, पॉपुलर लिटरेचर पढ़ना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए, ज़रूर है वो। लेकिन खैर वो पॉपुलर लिटरेचर में नहीं, सोशियोलॉजी में पढ़ाया जाना चाहिए। और वहाँ पढ़ा भी रहे हैं लोग, ऐसा भी नहीं है कि नहीं पढ़ा रहे हैं, वहाँ पढ़ा भी रहे हैं। असल में आजकल अपने देश में सोशल मीडिया के जरिए एक ये भी हुआ है कि अनइन्फॉर्म्ड डिबेट बहुत होती है। लोगों को लग रहा है कि जैसे पॉपुलर लिटरेचर पढ़ाने का फैसला अभूतपूर्व है, ऐसा कुछ नहीं है। साहित्य में वो पर्चा जोड़ने का फैसला अभूतपूर्व है। पॉपुलर लिटरेचर पर काम कम से कम मैं JNU और DU के बारे में जानता हूँ, बहुत हुआ है। सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में बहुत काम हुआ है पॉपुलर लिटरेचर। कल्चरल स्टडीज़ में हुआ है, हमारे JNU में कल्चरल स्टडीज़ में काम हुआ है। तो एनीवे, तो देखिए सवाल ये नहीं है कि मैं फिर से आपसे ही कहूँ कि साहित्य, मैं सवाल को इस तरह रखूँगा,
मैं मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, अगर इसका कोई प्रतिवाद हो तो करें, लेकिन हिंदी में और अन्य भाषाओं में समाज की बदलती हुई हालत और उसमें उत्पन्न हो रही चिंताजनक प्रवृत्तियों का नोटिस साहित्य लेता रहा है, अभी भी ले रहा है। अभी जैसे मैं चर्चा कर रहा था उषा जी की पुस्तक की, वो केवल एक निजी आत्मकथा नहीं है, वो उन प्रवृत्तियों के नोटिस की सूचना आपको देती है। और ऐसी मैं 25 किताबों के नाम ले सकता हूँ। अभी 2 दिन पहले ही मैंने फेसबुक पर एक टिप्पणी लिखी है ऋषिकेश सुलभ के उपन्यास दाता पीर पर। तो वो जो स्थितियां हैं, जिस तरह से चीज़ें बदली हैं, मानवीय संबंध बदले हैं, उस उपन्यास में भी यही होता है कि दूसरे की छाती पे अपनी महत्वाकांक्षा के लिए पांव रख के छलांग लगाना, ये एक सहज स्वीकृत स्थिति हो गई है। इसमें किसी को कोई आपत्ति ही नहीं है। अभी 2 दिन पहले मैंने एक मलयालम फिल्म देखी, मुकुंदन कुट्टी। तो मुकुंदन कट्टी नाम का उसमें जो व्यक्ति है, वो कामयाबी के लिए कत्ल तक करने में नहीं उसको कोई ऐतराज है, और ना उसे कोई मॉरल क्लेम है, ना उसके आसपास के लोगों को कोई मॉरल क्लेम। तो लिटरेचर और आर्ट इन चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करते रहे। लेकिन अगेन मेरा सवाल ये होगा, हिंदी क्षेत्र में खास करके, कि हिंदी क्षेत्र का व्यक्ति साहित्य से कितना वास्ता रखता है, कितने लेखकों को आप पढ़ते हैं। अभी राजकुमार ने बहुत अच्छी बात कही, और ये संकट केवल हिंदी का नहीं है, तो दुनिया भर का है। YouTube के आने के बाद अभी सुबह से मेरे साथ करीब 25 लोगों ने फोटो खिंचवाया होगा, कम से कम, ज़्यादा नहीं खिंचवाया होगा। उनमें से बमुश्किल 4-5 ने कहा कि सर आपकी किताबें पढ़ी हैं। मैंने किसी से कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे मनी मन बहुत अजीब भी लगता है, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। सर आपको YouTube पर सुना है। अरे भाई, लेकिन YouTube पर बोलने के अलावा भी और थोड़े बहुत काम कर लेता हूँ, 2-4 किताब भी लिख लेता हूँ। आप पढ़ना नहीं चाहते। YouTube आप इसलिए सुनना चाहते हैं, या YouTube या एक वो क्या आजकल पॉडकास्ट, क्योंकि आपने कान में लगा लिया और ड्राइव कर रहे हैं, कान में लगा लिया दफ्तर का काम कर रहे हैं, कान में लगा लिया टोस्ट अपना तैयार कर रहे हैं, ऑमलेट बना रहे हैं। काय को ध्यान दें। साहित्य तो ऐसे नहीं हो पाता ना, सामने रख के, चाहे आप किंडल पर ही पढ़ें, लेकिन इट डिमांड्स अ काइंड ऑफ टोटल अटेंशन विच यू आर नॉट विलिंग टू पे। तो फिर ये क्या बात हुई कि साहब साहित्य क्या कर रहा है? मैं कहता हूं कि साहित्य कुछ नहीं कर रहा। मैं तो इस सवाल को यूं पूछता हूं कि समाज क्या कर रहा है। यहां बैठे लोगों में से कितने लोग, मुझे कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं कोई परीक्षा किसी की नहीं ले रहा, अपनी अंतरात्मा को अपने ये सवाल पूछिए और उत्तर दीजिए कि पिछली कोई साहित्यिक कृति आपने कब पढ़ी थी? कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, फारसी, किसी जुबान में कब पढ़ी थी? दैट इज द क्वेश्चन। यू डोंट, प्लीज डोंट आंसर मी, आई एम नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन टू एनीवन, आस्क दिस टू योरसेल्फ। हाँ, मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे आपने बताया कि आज पोस्ट ट्रुथ के हवाले से कि आज जो समस्याएं हैं और जिस तरह से हम पहले सोचते थे वो समस्याएं उससे काफ़ी बदल गई हैं। क्या आपको लगता है कि जो आज साहित्य लिखा जा रहा है या जो लोग साहित्य लिख रहे हैं वो इस बदलाव से वाकिफ़ हैं, या वो पुराने जो मुद्दे थे जिनके बारे में पहले से एक आम सहमति बन चुकी थी उसी के इर्द गिर्द लिख रहे हैं? अगर वो वाकिफ़ हैं या इस नए प्रकार की एक जो चुनौती आ रही, जो पुराने जो 4-6 बड़े ख़ास मुद्दे होते थे जिसके आसपास एक ज़माने तक बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती थी, उसी के आसपास अभी भी उनका लेखन चल रहा है। और अगर वाकिफ़ हैं तो क्या आप कुछ इस तरह की चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं जहाँ पर ये दिखाई पड़े कि ये नए दौर का लेखन है, जो नई चुनौती जो आ रही है उससे रूबरू होकर के लिखा गया, उसका सामना करते हुए लिखा जाने वाला साहित्य है, और ये पुराना जो हमारा पैराडाइम था उससे एक नया शिफ्ट है, नया बदलाव है? मैं इस सवाल के जवाब में यही कह सकता हूँ कि कुछ संभावनाएं तो दिख रही हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग केवल उसी पुराने पैराडाइम में हैं, और इस बात की कतई कोई चेतना किसी को नहीं है कि जिसको मैंने कहा कि पोस्ट ट्रुथ का समय, या जिसको कहा कि एक साहित्य और समाज के संबंध के डायनेमिक्स के बदल जाने का समय, मैं ये नहीं कह सकता कि इसकी चेतना लोगों को नहीं है।
लेकिन अभी एकाएक हो सकता है थोड़ी देर में याद आ जाए, मुझे ऐसी कोई रचना याद नहीं आ रही जो इस समय की इस चुनौती को जो मैं नोट करता हूँ उसे सीधे कन्फ्रंट कर और बहुत गहरे में कन्फ्रंट कर रही हो। लेकिन इम्प्रेशंस हैं, इंटरनेट की मौजूदगी से होने वाली अच्छी और बुरी बातें, उससे हमारी भाषा में आने वाले बदलाव, हमारे इडियम में आने वाले बदलाव, जो न्यूज के नाम पर जो स्थिति बनी है और जिस तरह से एक फेक न्यूज और रियल न्यूज के बीच के फ़र्क की समाप्ति, टेलीविज़न के असर, ये तो दिख रहा है। और ये तो आज क्या मतलब कुछ परसेप्टिव लेखकों में बहुत पहले भी दिखा था, और अब तो ये बात इतना दबाव इसका बन गया है राजकुमार जी कि कोई भी गंभीर लेखक इनको नोटिस लिए बिना लिख ही नहीं सकता। लोग लिख रहे हैं, लेकिन जिसको मैंने कहा कि पोस्ट ट्रुथ, ऑल्टरनेटिव फैक्ट्स और एक कंस्ट्रक्टेड इंटेलिजेंस, इन तीनों के मिले जुले रूप से जो खतरे या जो संभावनाएं पैदा हो रही हैं, उनको इंटीग्रेटेड रूप में समाहित करने वाली कोई रचना मुझे याद नहीं आ रही इस समय। आप में से किसी को आए तो मेरा ज्ञानवर्धन करें, मुझे याद नहीं आ रही। अब अभी जैसे आप कह रहे थे साहित्य और समाज के रिश्तों के बारे में कि भाई समाज कितना पढ़ता है, कितना आप अपने साहित्यकारों को जानते हैं, जैसे ये कह के कहीं ऐसा तो नहीं कि साहित्यकार जो सारी दुनिया में करते रहे, सारा ब्लेम समाज पर, सारा दोष समाज पर फेंक के उसकी अपनी भूमिका अपने बचा तो नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर बिहार में आप हैं, बिहार में एक पढ़ने की, किताब खरीदने की बाकी हिंदी प्रदेश से मुकाबले में थोड़ी अच्छी बेहतर रही। तो इसके पीछे कम से कम आप देखिए कि बिहार के साहित्यकार थे, नागार्जुन, वो साहित्य कविता लिखने के साथ साथ किसान सभा करते थे। राम वृक्ष बेनीपुरी मुजफ्फरपुर में किसान सभा के अध्यक्ष, राहुल सांकृत्यान किसान सभा के चक्कर में उनका माथा फोड़ा गया, रेणु किसान सभा, और इन सब लोगों के नेता कोई गांधी नेहरू नहीं थे, बल्कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में चले किसान आंदोलन के साथ इनका सीधा जुड़ाव था, और इसने एक लंबी पाठकीयता का निर्माण किया। अब साहित्यकार घर में बैठेगा, किसी सामाजिक जिम्मेवारी से दूरी बना के रखेगा और उसको लोग पढ़ेगा, और आप कर रहे हैं कि समाज दोषी है। साहित्यकार घर में बैठे जरूरी नहीं है, लेकिन जब तक साहित्यकार सड़क पर आपके जुलूस में शामिल नहीं हो, आप उसे नहीं पढ़ेंगे। मित्र, आप ये रियलाइज करते हैं कि एक फासिस्ट मांग है। डू यू रियलाइज दिस कि मैं किसी साहित्यकार को तभी पढ़ूंगा जबकि वो मेरी पसंद के किसी आंदोलन में सीधे हिस्सा लेता हो, वरना नहीं पढ़ूंगा। डू यू रियलाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस डिमांड? सॉरी टू से, बट डू यू रियलाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस डिमांड? आप प्रगतिशील पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कह रहे हैं, ठीक यही बात हिंदुत्ववादी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कही जा सकती है, और इसीलिए वो वजद है इस बात पर कि आप नरेंद्र कोहली को महान लेखक मान लें। जी नहीं, वो और भी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि सच्चा साहित्य जो है वो राष्ट्रवादी ही हो सकता है। राष्ट्रवादी साहित्य की उपेक्षा आपका ये तमाम सारे वामी कामी क्या करते हैं, वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, वामी कांगी, वो करते रहे तो हम राष्ट्रवादी साहित्य की स्थापना होनी चाहिए। मैं, अगर आप मेरे बारे में जानते हो या मेरे मित्रों से पूछें तो मैं खुद घनघोर एक्टिविस्ट रहा हूं। अभी भी मैं अपने आप को अभी भी एक एक्टिविस्ट इंटेलेक्चुअल मानता हूं, लेकिन मैं इसे किसी समाज की ओर से लागू की जाने वाली शर्त नहीं मान सकता कि हम तभी साहित्य को पढ़ेंगे या उसको गंभीरता से लेंगे जबकि साहित्यकार एक्टिविस्ट, क्योंकि इसके खतरों से दुनिया के इतिहास की थोड़ी जानकारी होने के नाते मैं वाकिफ हूँ, इसलिए मैं ये नहीं मान सकता। एक बात और, आपने जो बिहार की बात कही तो सही है। बिहार का तो मतलब आज की नहीं, मैं बहुत पहले दशकों पहले मैं निखिल चक्रवर्ती से एक बार बात कर रहा था मणिन्द्र, तो मैंने उनसे पूछा कि दादा ये बताइए कि मेन स्ट्रीम की सबसे ज़्यादा प्रतियां कहाँ बिकती हैं, तो मेरा अनुमान था कि बंगाल कहेंगे या दिल्ली कहेंगे। उन्होंने छूट दी का बिहार में मेन स्ट्रीम की सबसे ज़्यादा प्रतियों की खपत बिहार में होती है। ये वर्षों पहले की बात है, मैं निखिल चक्रवर्ती से बात कर रहा था। अभी भी ये बिहार में ही हुआ था 2-4 साल पहले कि एक सज्जन ने मुझसे कहा कि मैंने आपको पढ़ा, आपकी पुस्तक पढ़ी, उसके बाद ध्यान दिया कि आप टीवी पर भी कभी कभार आते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट मुझे केवल बिहार में ही मिला है, सारे भारतवर्ष।
मैं बिहार के या किसी भी ऐसे प्रांत के महत्व को नहीं नकार रहा हूँ। बार बार इस बात से मेरा आप दोनों से निवेदन है कि कृपया इस चर्चा को केवल बिहार या केवल हिंदी प्रदेश या केवल भारत तक सीमित ना करें। अंततः हम सबके सब एक विश्व समाज और विश्व इतिहास में स्थित हैं। उस व्यापक धरातल पर चिंता कीजिए और तब सोचिए कि अगर आप ये मांग करने लगे कि हम तभी लेखक को लेखक मानेंगे, तभी उसको सम्मान देंगे, जबकि वो हमारे आप जिसे जनवादी आंदोलन कहते हैं, कुछ लोग उसे राष्ट्र विरोधी आंदोलन भी कह सकते हैं, और वो ठीक इसीलिए नागार्जुन को खारिज कर सकते हैं, वो ठीक इसीलिए किसी और को भी खारिज कर सकते हैं, वो ठीक इसीलिए राही मासूम रजा को खारिज कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के विचार को खारिज करने वाला लेख लिख रहे हैं, और जो कि इम्प्लिसिटली हिंदू राष्ट्र के विचार को भी खारिज करने वाला लेख है। इसलिए एक एक्टिविस्ट इंटेलेक्चुअल होने के नाते मैं ये दृढ़तापूर्वक कहता हूं कि मैं स्वयं एक एक्टिविस्ट इंटेलेक्चुअल हूं, लेकिन ना तो मैं किसी इंटेलेक्चुअल को इस आधार पर जांचता हूं कि वो एक्टिविस्ट है या नहीं, और ना ही समाज से ये अपेक्षा करता हूं कि वह केवल उन्हीं लेखकों का सम्मान करे जो बाकायदा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुल करके और आगे बढ़ करके हिस्सेदारी करें। मत रह सके। हम लोग लगभग कार्यक्रम के अंत की तरफ आ गए हैं। बस छोटे छोटे 2 सवाल, फिर राजकुमार जी भी। मैं आपसे इस विषय में जानना चाहता हूं कि ये जो डिजिटल मोड है उसके बारे में हमारा क्या रुख होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि डिजिटल मीडिया ने बहुत सारे लोगों को आवाज़ दी, अपनी प्रतिभा को सामने लाने का अवसर दिया जो जिनको अन्यथा ये अवसर नहीं मिलता। यहाँ तक कि तमाम क्षेत्रीय भाषाओं बोलियों के तमाम कलाकारों को अपनी बात कहने का, अपनी लोक कथाओं को कहने का, लोकगीतों को कहने का अवसर उन्हें दिया, जो प्रिंट में उस तरह से संभव नहीं हो पा रहा था। दूसरी चीज़ ये भी है कि कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा कोई लिखे को पढ़े ही, अगर वो सुन कर के भी उसके बारे में कुछ ज्ञान अर्जित करता है, उसको समझता है, तो इसमें क्या हर्ज है। तो क्या डिजिटल को प्रिंट के विरोध के रूप में ही हमेशा देखना चाहिए, या डिजिटल के बारे में हमारा, जैसे एक ज़माने में आप याद कीजिए कि जब प्रिंट आया तो उसके बारे में भी बड़ा नकारात्मक रिएक्शन था। लोग कहते थे कि इससे तो सब कुछ चौपट हो जाएगा, क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो डिजिटल की तरफ जो हमारा रुझान है, क्या कई बार वो बड़ा एलिटिस्ट या नकारात्मक नहीं है? व्यापक जन समुदाय तक जो पहुंच हमारी बन रही है। देखिए, डिजिटल की कोई आलोचना मैं नहीं करता, ना मैंने अभी की है, ना मैं डिजिटल को कोई पतन का या किसी चीज़ के भ्रष्ट हो जाने का प्रमाण मानता हूँ। वास्तविकता ये है, आपने ठीक कहा कि डिजिटल ने एक ऐसी आज़ादी दी है, एक ऐसा स्पेस क्रिएट किया है। हिंदी के कवि स्वर्गीय मंगलेश डबराल ने एक बार किंचित तिरस्कार के साथ कहा था कि ये फेसबुक के आ जाने से तो हर गृहिणी अपने आप को कवि समझने लगी है। तो दिल्ली की ये गोष्ठी में मैंने इस पर प्रतिक्रिया की थी और काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया की थी। बात सही है, क्योंकि अब संपादक का जो रोल है, संपादक की तानाशाही कहिए या संपादक की भूमिका कहिए, वो ख़त्म हो चुकी है। मैं एक कविता लिखता हूँ और अभी ट्विटर पर लगा देता हूँ, 10-5 लोग उसकी तारीफ़ कर ही देंगे, और ना भी करें तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने तो अपनी अभिव्यक्ति कर दी ना, मैंने अपने आप को प्रकाशित कर दिया। आप प्रकाशित करें ना करें, मैंने अपने आप को प्रकाशित कर दिया। बल्कि अब तो डिजिटल बुक्स हैं, डिजिटल मैगजीन्स हैं, और कुछ डिजिटल मैगजीन्स या डिजिटल पोर्टल्स तो निश्चित रूप से साहित्य और साहित्येतर दोनों तरह के विषयों में बहुत एकेडमिक हैसियत वाली पत्रिकाएं हैं, जिनका कोई प्रिंट एडिशन निकलता ही नहीं है। न्यू लेफ्ट रिव्यू प्रिंट में निकलता है, लेकिन साइड कार प्रिंट में निकलता ही नहीं है, वो केवल डिजिटल है। और ये केवल हिंदुस्तान की बात नहीं है, दुनिया भर में। तो मैं डिजिटल का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना उसकी निंदा कर रहा हूँ, ना उसका कोई वो कर रहा हूँ कि उसको नकारा जाए। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि आप जब साहित्य को पढ़ते हैं तो वो जरूरी ध्यान, वो जरूरी अटेंशन, वो आप चाहे डिजिटल के रूप में दें और चाहे प्रिंट के रूप में दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ध्यान जरूरी है, उस समग्रता के साथ पढ़ना जरूरी है। तभी साहित्य से आपका वो संबंध बनेगा जो आपके पाठक होने को सार्थक करता है, और लेखक और आपके बीच में, या उस रचना, लेखक को तो छोड़ दीजिए, उस रचना और आपके बीच में कोई सार्थक संवाद संभव करता है। मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो खुद खासा एक्टिव हूँ डिजिटल पर, फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी, यूट्यूब पर भी, और ऐसी कई पत्रिकाओं में लिखता हूँ जिनके प्रिंट एडिशन है ही नहीं। ऐसे कई मेरे लेख हैं इस समय जो प्रिंट एडिशन में उपलब्ध ही नहीं है।
तो मैं ये सब नहीं मानता कि डिजिटल कोई पतन का सूचक है, लेकिन ये जरूर है कि इसकी वजह से, देखिए डिजिटल केवल, मैं बार बार आपसे कहूँगा कि किसी भी परिघटना को केवल अपने चिंता के विषय तक सीमित करके मत देखिए, उसके व्यापक संदर्भों में देखिए। डिजिटल का जो एक जबरदस्त इम्प्लीकेशन हुआ है, जो सबके लिए चिंता का विषय है, मनोवैज्ञानिकों से लेकर समाजशास्त्रियों तक के लिए, और वो है अटेंशन स्पान में भयानक कमी। 15 सेकंड से अधिक आप किसी चीज पे ध्यान देना ही नहीं चाहते, अपने आप को आपको ट्रेन करना पड़ता है। मोबाइल एडिक्शन बाकायदा साइकोलॉजी में एक बीमारी के तौर पर स्वीकृत हुआ है, खास करके बच्चों के स्तर पर। और वो मोबाइल एडिक्शन इसी रूप में उसका नतीजा निकलता है कि आप कुछ ना कुछ, अभी जब कार्यक्रम चल रहा था और कई बार आप विवश होते हैं, लोग भाषण दे रहे हैं, आप मोबाइल उठा के देख रहे हैं क्योंकि कोई संदेश आ गया, या बोर होने लगे तो अपना ट्विटर पढ़ने लगे, फेसबुक देखने लगे। ये जो एक परमानेंट स्ट्रक्चर्ड डिस्ट्रैक्शन पैदा हुआ है, मेरी चिंता डिजिटल मीडियम को लेकर के वो है। बाकी मुझे डिजिटल मीडियम से तो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, दुनिया भर की फिल्में घर बैठे देख लेता हूँ, दुनिया भर की पत्रिकाएं घर बैठे पढ़ लेता हूँ, जे स्टोर के कारण दुनिया भर के एकेडमिक आर्टिकल घर बैठे पढ़ लेता हूँ, जिनकी मैं 30 साल पहले कल्पना नहीं कर सकता था। आप जाइए JNU लाइब्रेरी में नोट कराइए, फिर वो आएगा किसी लाइब्रेरी से, अभी तो जे स्टोर पर गए कि इन किया और मॉस्को की लाइब्रेरी में रखा है वो लेख, और हमारी आंखों के सामने खुल गया, हमने पढ़ लिया। तो आई एम ऑल फॉर डिजिटल रिवॉल्यूशन, बट विथ सम कॉशन। जो ये डिस्ट्रैक्शन का मोमेंट एक स्ट्रक्चर ढंग से आपकी चेतना में कंस्ट्रक्ट करता है, उसका जो निर्माण करता है, मेरी चिंता वो है राजकुमार जी। डिजिटल के मैं कभी खिलाफ नहीं। बस, और अंत में का अंतिम सवाल पुरुषोत्तम जी है, जैसे भी आजकल हमेशा देश में किसी साहित्यिक कृति को लेके कुछ विवाद, जैसे बिहार में शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेके कह दिया कि भाई इसका एक हिस्सा जो है आज के लिए प्रासंगिक नहीं है, और उसको उस तरह की टिप्पणी की विवाद हुआ। तो चाहेंगे किसी साहित्यिक कृति को जो पुरानी है उसको कैसे देखा जाए। वैसे भी हिंदी साहित्य में आदत है, जैसे कालिदास के बारे में होगा, कालिदास आज भी समकालीन है, तुलसीदास आज भी समकालीन। ये जो सब लोगों को नारी स्वाधीनता के पोषक है, इस तरह की जो समकालीनता की बात की जाए तो पुरानी कृति को आज के समय में हम कैसे देखें, पहला सवाल। और दूसरा ये, हम चाहते एक ही बार आप सबका उत्तर दें। आपने कबीर पर, चूँकि ये आपने कबीर पर किताब भी लिखी है, और मुझे याद है कि भीष्म सानी का एक नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में, तो उसमें बड़ा अच्छा डायलॉग हम चाहते हैं कि उस पर टिप्पणी की। वो कहता है कि सल्तनत के साए में मजहब पनपता है, और मजहब सल्तनत को आगे बढ़ने में मदद करती है। हुकूमत की तलवार दीन की खिदमत करती है। अगर आप दीन के खिलाफ बोलते हैं, इसका मतलब निजाम के खिलाफ बोलते हैं। ये जो मध्य युग में कबीर के, सिकंदर लोदी के समय का ये जो दीन और निजाम को एक किया जाता है, क्या लगभग भारत आज उसी स्थिति में है? मैं आपके दोनों सुविस्तृत उत्तरों प्रश्नों का अत्यंत संक्षिप्त उत्तर दूंगा। संक्षिप्त उत्तर नंबर 1, तुलसीदास हों या कालिदास हों या शेक्सपियर हों या होमर हों, सबको इस तथ्य के एहसास के साथ पढ़ना चाहिए कि उनके और आपके बीच जो सदियों का फासला है उसे भगवान भी नहीं मिटा सकता। कबीर दास 1518 में गुजर गए थे। आप उनकी रचनाएं 2023 में पढ़ सकते हैं। 2023 में कबीर का इंटरव्यू राजकुमार का कोई विद्यार्थी नहीं ले सकता, नंबर 1। नंबर 2, मैं चाहूं तो भी कबीर का समकालीन होकर उनको नहीं पढ़ सकता। कहने का आशय ये है, फिर से कहूं कि बात केवल तुलसीदास, कबीरदास और किसी की नहीं है, चाहे शेक्सपियर हो, चाहे वल्लतोल हो, चाहे कोई हो। जो लोग सैकड़ों साल पहले होकर गुजर चुके हैं, उन्हें उस हिस्टोरिकल डिस्टेंस की चेतना के बिना पढ़ना उनके लिए भी घातक है, आपके लिए भी घातक है। उस हिस्टोरिकल डिस्टेंस की चेतना लगातार बनाए रखनी चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि चीज़ें बदलती हैं, विकसित होती हैं, विनशित भी होती हैं, लेकिन विकसित भी होती हैं। तो अब खींच तान करके किसी को अपने पसंदीदा कवि को प्रगतिशील साबित करना, अपने गैर पसंदीदा कवि को प्रतिक्रियावादी साबित करना, इन चीज़ों में मेरी कोई रुचि नहीं है। मैं कबीर पर काम करता हूँ, तुलसीदास को भी पढ़ता हूँ, और दोनों में से किसी को खामखा प्रगतिशील, खामखा प्रतिक्रियावादी साबित करने की मेरी कोई इच्छा नहीं रहती। एक गोष्ठी में एक सज्जन कहने लगे कबीर समाजवादी थे, तो मैंने कहा कि फिर कार्ल मार्क्स खामखा में पैदा हुए, ना भी होते तो क्या फर्क पड़ना था, जब कबीर ही समाजवाद प्रतिपादित कर गए थे। तो
इसलिए इस तरह की हिस्टोरिकल रीडिंग के मैं सख्त खिलाफ हूँ, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक दीन और सल्तनत के ताल्लुक़ का सवाल है, तो कई बार हम लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है या सेकुलर समाज का मतलब ये होता है कि उसमें दीन की भूमिका केवल पर्सनल रह जाती है। ये सोशल साइंस के सबसे बड़े मिथ्स में से एक है कि रिलीजन इज अ प्राइवेट अफेयर। नो, इट इज नॉट। रिलीजन हैज नेवर बीन अ प्राइवेट अफेयर। रिलीजन हमेशा एक आइडेंटिटी मार्कर रहा है और हमेशा रहेगा। सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का एक पहलू धर्म है और हमेशा रहेगा। इसलिए एक डेमोक्रेटिक सत्ता के सामने सवाल ये है, और खासकर भारत जैसे देश में जहां सहज रूप से अनेकों धार्मिक परंपराएं हैं, अनेक तरह के मार्कर लोगों के सामने हैं, और एक ही व्यक्ति कई मार्कर्स को कैरी करता है। हिंदू है कोई, हर हिंदू हिंदी भाषी हो ये जरूरी नहीं है। करोड़ों हिंदू गैर हिंदी भाषी हैं। मल्टीपल आइडेंटिटी मार्कर्स हम कैरी करते हैं। हर हिंदू मर्द हो ये जरूरी नहीं है, करोड़ों हिंदू स्त्रियां हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो आइडेंटिटी मार्कर्स हैं, इनके बीच में एक डेमोक्रेटिक एकोमोडेशन, ये एक डेमोक्रेटिक सत्ता का लक्ष्य होना चाहिए। जो सत्ता इस एकोमोडेशन को साधने की बजाय इसको बिगाड़ करके किसी एक आइडेंटिटी मार्कर के आधार पर समाज में भेद उत्पन्न करना चाहती है, समाज में हिंसा उत्पन्न करना चाहती है, वो सत्ता चिंताजनक है। देश चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो और चाहे तुर्की हो। दोस्तों, लगभग बातचीत की का अंत हो चुका है। अगर आप लोगों में से कोई कुछ सवाल रख सके, जिज्ञासा या प्रश्न रख सकें तो ज़रूर रखें। हाथ उठाएं और माइक आप तक पहुंचेगा, फिर आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, कोई माइक उन तक पहुंचा सकता है? वहाँ माइक। नमस्कार सर, अब मेरा सवाल सर पुरुषोत्तम सर से है। मैं चैताली सिन्हा सर, मैं जेएनयू से हूँ। सर, जैसा कि अभी आपने अपने वक्तव्य में भी कहा कि बुद्धिजीवियों के लिए एक अलग ही शब्दों का प्रयोग, मतलब जैसे कि वो कोई अपराधी हो, तो सर यह जो बुद्धिजीवियों को लेकर जो ये कहा जाता है, तो सर उसके संबंध में मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि ऐसा प्रायः कहा जाता है कि राजनीतिक अथवा सामाजिक विषयों पर साहित्यकार प्रायः चुप रहते हैं, तो उनकी जो ये चुप्पी है वो क्या सर साहित्य के लिए घातक है या समाज के लिए? चैताली जी, अभी इन्होंने 10 नाम लिए, उसके बाद कम से कम हिंदी के साहित्यकारों पर तो ये आरोप मत लगाइए। बल्कि कुछ लोगों का तो कहना ही है कि हिंदी के या भारत के साहित्यकार राजनीति पर कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं। ये किसने कह दिया आपसे? अभी पिछले दिनों एक बड़ा रोचक विवाद हुआ था, अवार्ड वापसी विवाद जिसको कहा गया था, वो किसने शुरू किया था? साहित्य अकादमी के अवार्ड बढ़ती हुई असहिष्णुता के विरोध में किसने लौटाए थे? साइंटिस्टों ने तो ज़्यादातर अवार्ड नहीं लौटाए थे, इक्का दुक्का ने लौटाए थे। साइंटिस्टों को भी अवार्ड मिलते हैं, और तमाम सारे समाज के अग्रणी लोगों को पद्मश्री, पद्म भूषण आदि पदवियाँ मिलती हैं, बहुत कम लोगों ने लौटाई। लेकिन हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के 25 साहित्यकारों ने साहित्य अकादमी अवार्ड लौटा दिया था। तो अगर कोई ये कहता है कि साहित्यकार चुप रहते हैं, तो फिर तो मतलब यही कहा जा सकता है कि ये तेरा कसूर नहीं, बदनसीब हम निकले। और कोई? हाँ, नमस्कार, मैं सर साहित्य का विद्यार्थी हूँ और मेरा नाम विजय है। मेरा प्रश्न सर दरअसल ये है कि आज डिजिटल मीडिया का युग है, जैसा सर ने शुरू में ही कहा, और डिजिटल मीडिया की एक अपनी भाषा है, और इस भाषा को लेकर जो है वो काफ़ी विवाद भी है। एक कल्चर सा हो गया है। कुछ अभी शिक्षक जो हैं वो दरअसल लगातार यूट्यूब के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, या बच्चों को एजुकेशन के लिए वो काम कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि लगातार वो एक तरह की विचारधारा को प्रमोट कर रहे हैं। खासकर जो वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो लगातार वायरल जाती है चीज़ें। हाँ, एक छोटा सा क्लिप होता है, वो पूरा वीडियो तो वायरल नहीं होता है, वो एक छोटा सा क्लिप उससे निकलता है, और वो एक खास विचारधारा को प्रमोट करता हुआ वही कुछ बातें होती हैं, और वो लगातार वो हमारे बीच घूमती रहती हैं वो बातें, और इससे कोई अछूता नहीं है। संभवतः आपके पास भी वो बातें आती होंगी। तो मेरा प्रश्न सर ये है
कि आज जो नेहरू को डिमीन करने की साजिश चल रही है, गांधी के विरोध में जो बातें चल रही हैं, उसको सर आप कैसे देखते हैं? और एक और मेरा ये प्रश्न ये है सर कि आप कबीर पर आपका बहुत बृहद स्तर पर काम रहा है, तो कबीर की जो परिभाषा दी जा रही है आज समाज में, कबीर को जिस तरह से मतलब बिना किताब के अध्ययन के या उनके विचारों को बिना देखे हुए, उनकी साखी शब्द को बिना पढ़े हुए जो उनकी व्याख्या कर रहे हैं लगातार विद्वान, उस पर क्या सोचना है सर? भाई देखिए, जो बिना पढ़े व्याख्या कर सकते हैं उन विद्वानों के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं दुर्भाग्य से उस पुरानी परंपरा को मानता हूं कि ना किंचित अमूलम लिख्यते। मैं बिना आधार के, बिना सोचे समझे कुछ नहीं लिखता, बिना प्रमाण के कुछ नहीं लिखता। मैंने टिप्पणी की है, बाकी अब क्या कह सकते हैं। जो बात आप कह रहे हैं, देखिए मैंने आपसे फिर कहा, मैं औपचारिक रूप से साहित्य का विद्यार्थी हूँ, लेकिन अभी जो मेरे परिचय में कहा गया वो ठीक ही कहा गया एक तरह से, जो गहरी पहुँच वगैरह तो उनकी कृपा है, लेकिन मैं इसे बहुत सहज मानता हूँ कि साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते, ध्यान दीजिएगा, साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते अनिवार्यतः मेरी रुचि दर्शन, इतिहास और राजनीति शास्त्र में, अनिवार्यतः, और समाज शास्त्र में, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इनके बिना ना मैं ढंग का लिख सकता हूँ ना ढंग का समझ सकता हूँ। इसलिए आपके प्रश्न में एक इतिहास की एक इनोसेंस ऑफ हिस्ट्री आपके प्रश्न में नहीं थे। आपको लगता है कि गांधी नेहरू को डिमेन करने की साजिश सोशल मीडिया के आने के बाद ही शुरू हुई है? उसका प्रचार बहुत अधिक हो गया है, उसका स्कोप बहुत अधिक हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया बाय डेफिनेशन ऐसी चीज़ है कि बात पल भर में वायरल हो जाती है, दुनिया भर में फैल जाती है, लाखों करोड़ों लोग देख लेते हैं। लेकिन डिमीन करने की कोशिश तो गांधी नेहरू के जीवन काल से चलती रही है, और वो जिस तंत्र के जरिए चलती रही है वो भी कोई कमजोर तंत्र नहीं है। अफवाह जो है वो दुनिया का सबसे सशक्त सूचना माध्यम है, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वेरी सीरियस अबाउट इट। और वो सर्वाधिक विस्तारवादी सूचना माध्यम भी है। शुरू होता है इससे कि हमने एक चूहा देखा, और वो पहुंचता है इस रूप में कि उस चूहे ने 6 आदमी मार डाले। चाइनीज विस्पर इसको कहा जाता है। तो चाइनीज विस्पर दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे भयानक प्रचार माध्यमों में से। सोशल मीडिया एक तरह से चाइनीज विस्पर का इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म है। सौभाग्य से वो आपको भी सुलभ है। जिनकी ओर आप संकेत कर रहे हैं वो उसका उपयोग कर रहे हैं, आपको किसने रोका है? जो अभी कहा गया, मैं अपने बारे में खुद कह रहा हूं और राजकुमार कह रहे थे, यूट्यूब, इंटरनेट, आपको किसने रोका उन पर एक्टिव होने के लिए? आप होइए एक्टिव, रजिस्ट कीजिए उन चीजों को, सही सत्यों को, सही तथ्यों को, वास्तविकताओं को सामने रखिए। हु स्टॉप्स यू? यानी वो कर रहे हैं वो तो करेंगे, क्योंकि उनका स्टेक है। उनको लगता है कि अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको भी ये लगता है, सीधी सी बात है, कि अगर अभी नहीं बचा पाए तो कभी नहीं बचा पाएंगे, तो कीजिए, वरना दुनिया डूबेगी, आप भी डूबेंगे, मैं भी डूबूंगा। एज सिंपल एज दैट। सिर्फ सवाल करेंगे। हाँ जी सर, प्रणाम। मेरा नाम अविनाश बंधु है। चलिए, मैं फर्स्ट टाइम आपको सुन रहा हूँ और मैं आपके हर बात से सहमत हूँ, और कहीं ना कहीं मैं आज से पहले कहीं मिला नहीं था, लेकिन मैं आज जो भी काम कर रहा हूँ और एकदम सेम टू सेम मुझे महसूस हो रहा है कि आप जो बोल रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ। और मैंने अभी अभी एक मैगजीन दिव्य आलेख के नाम से संपादन किया है, और उसमें हमने हर पुराने नए साहित्यकारों को एक जगह दिया है, प्लेटफॉर्म, और उसको हम लार्ज स्केल पे मैंने पूरा बिहार और बाहर भी, दिल्ली, मुंबई, मैंने इंडिया स्तर पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जब हम इस चीज़ को शुरू किए थे तो सबसे ज़्यादा मैं आपके इस बात में क्वेश्चन इससे जुड़ा है, क्योंकि आप जो बोल रहे थे, सर भी आपसे क्वेश्चन किए थे कि साहित्यकार का लोगों के प्रति जो झुकाव होना चाहिए वो नहीं है। तो जो अच्छे साहित्यकार हैं, जिनको हम लोग पूजते हैं, मानते हैं, उनको अनुसरण करते हैं जिनका, वो लोग ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओठ बन जाते हैं कि क्या ज़रूरत है इतना करने का। अगर हम समाज चल रहा है जिस हिसाब से, उस हिसाब से अगर हम उस रफ्तार में नहीं चले। यार सुनो, ऐसा है, बैठ जाओ। जी सर। कोई तुम्हारा मतलब आदर्श साहित्यकार हो, तुम्हारा गुरु हो, तुम्हारे पिताजी हो, तुम्हारा कोई भी पूज्य हो, नैतिक फैसले अपने आप किया करो। अगर तुम्हें कोई काम सही लगता है तो वो सही है,
भले ही मैं कुछ भी कहता रहूं। यानी तुम एक अप्रूवल की उम्मीद से क्यों शुरू कर रहे हो? यानी मैंने तुम्हारी पत्रिका के लिए लेख नहीं दिया तो इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि तुम्हारी पत्रिका व्यर्थ है। कम से कम तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए। मुझे लगता है लगता रहे। नहीं सर, ऐसा नहीं लगता। नहीं, तो लगता फिर काहे को इस बात पे दुखी हो रहे हो कि साहित्यकारों ने तुम्हें प्रोत्साहित नहीं किया? ना करें। मतलब सॉरी, मैं थोड़ा इस तरह बोलता हूं, लेकिन मुझे इन चीजों से सचमुच चिढ़ होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम ही जवान हो, मैं भी जवान था कभी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं 67 साल का ही होकर पैदा हुआ हूं धरती पर। मैं भी 17 साल का था कभी। तो अपने अनुभव के आधार पर यह कह रहा हूं कि अगर ये जज्बा अगर ना हो, ये दीवानगी, ये जुनून अगर ना हो कि भाई मैं ये सही मान रहा हूं, मुझे ये सही लग रहा है, अगर मुझे कोई कन्विंस कर दे कि गलत है तो मैं रुक जाऊंगा। लेकिन ये पत्रिका मैं निकाल रहा हूं, मैं अपना समय दे रहा हूं। आपको लगता है कि मुझे अपना ये समय सिविल सर्विस की तैयारी में देना चाहिए। जिस दिन मुझे लगेगा कि सिविल सर्विस की तैयारी करना इससे ज़्यादा जरूरी है, मैं करने लगूंगा। आपको तब भी बुरा लगे तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है। आपको आज बुरा लगे तब भी मुझे कोई परवाह नहीं है। वाई यू शुड नीड अप्रूवल फ्रॉम अदर्स? जो काम सही लगता है वो करो, जो नहीं लगता है वो मत करो। अगर लगता है कि पत्रिका निकालना व्यर्थ है तो मत निकालो। बिहार भर के साहित्यकारों से व्यर्थ कहते रहें, तुम्हें सार्थक लगती है तो निकालते रहो, और वरना अभी बंद कर दो तुरंत। एक जिज्ञासा मेरी है, 1938 प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन में नेहरू जी ने कहा था, जो चीज़ें समाज को हिलाती है लेखक उससे प्रभावित न तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, और आने वाले परिवर्तन के लिए, इनकलाब के लिए समाज को तैयार करना भी लेखक की जिम्मेदारी है। तो आपने कहा कि जो लेखक ज़रूरी नहीं कि जुलूस में, धरना में, प्रदर्शन में जाए, तो समाज की चीज़ों को नज़दीक से जानने समझने के लिए कौन सा रास्ता है? क्या घर में बैठकर समझ जाएगा या कैसे समझेगा? आपने नेहरू का उदाहरण दिया। नेहरू जिन हिंदी लेखकों का अत्यंत सम्मान करते थे उनमें एक जैनेन्द्र कुमार थे। आप जानते हैं जैनेन्द्र कुमार के बारे में? तो नेहरू क्यों सम्मान करते थे उनका? जैनेन्द्र कुमार तो ऐसा नहीं कि समाज से विमुख लेखक थे, लेकिन समाज में इनकलाब आएगा, और वो तो इनकलाब की धारणा को ही संदिग्ध मानते थे, और साहित्य को इनकलाब का माध्यम तो हरगिज नहीं मानते थे। और नेहरू द्वारा अत्यंत सम्मानित लेखकों में एक जैनेन्द्र कुमार थे। इसलिए किसी व्यक्ति के संदर्भ विशेष में दिए गए वक्तव्य को उसके जीवन का सार मत मानिए। मैंने जो बात उनसे कही मैं आपसे भी कह रहा हूँ। आप नेहरू के उद्धरण के आधार पर अपना मूल्यांकन, अपना निर्णय मत लीजिए। नेहरू कहें या कोई भी कहे, मैं ये मानता हूँ, मैंने फिर कह रहा हूँ मैं आपसे कि मैं खुद एक एक्टिविस्ट इंटेलेक्चुअल हूँ, एक्टिविस्ट लेखक हूँ, अभी भी एक्टिविस्ट हूँ, अभी भी एक्टिविज्म में हिस्सा लेता हूँ, सक्रिय रूप से लेता हूँ, धरना जुलूस में शामिल होने की सक्रियता तक। लेकिन मैं इस आधार पर किसी लेखक को रिजेक्ट नहीं करूँगा कि वो मेरे साथ आकर धरने में क्यों नहीं बैठा। मैं नहीं रिजेक्ट करूँगा, मैं उसे रिजेक्ट करूँगा उसके लेखन के आधार पर। झा जी माइक दे दीजिए। चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। उनकी खेती अलग है, उनका राजनीति अलग है। कबीर ने तुलसीदास से ज्यादा नारी के प्रति असम्मानजनक बातें कही उस समय, लेकिन कबीर की आलोचना नहीं होती, तुलसी की होती है, क्योंकि वो जात विशेष के हैं। उनका विरोध करने पर उनका वोट बैंक बनता है। ऐसे मूर्खों की चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। उस आदमी का आज अखबार में छपा है, 2 जगह से वेतन लेते हैं, उस आदमी के विषय में आज छपा है जो कारतूस मिला था। तो ऐसे आदमी की राजनीति में वाले लोगों की ऐसी चर्चा ही नहीं। ये माफ कीजिएगा, ये मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं ही कह रहा हूं। ये सत्र प्रश्न उत्तर का है। भाषण देने का काम मेरा था, मैं दे चुका हूं। प्रणाम सर। और जिनको भाषण देना है उनके लिए आयोजक अलग से व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन प्रश्नोत्तर और बहुत संक्षेप में, केवल प्रश्न, नो कमेंट्स। कमेंट्स के लिए हम बाद में मिल सकते हैं। पॉइंटेड सवाल एंड दैट्स ऑल। हाँ जी। प्रणाम सर। सर मैं पूर्व में हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा का छात्र रहा हूँ सर। वहाँ पर सर कबीर जयंती के अवसर पर विद्वानों के बीच में ये बहस थी कि कबीर को संत कवि माना जाए या फिर कवि के रूप में उसका मूल्यांकन किया जाए, और कबीर के साहित्य को स्त्री विमर्श, दलित विमर्श आदि के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो सर मेरा प्रश्न ये है कि कबीर को हम
कवि माने या फिर संत कवि के रूप में हम माने? रामचंद्र खान को हम पुलिस अफसर माने कि इंटेलेक्चुअल माने? हैं? अशोक वाजपेयी को हम अफसर माने कि कवि माने? ब्रह्मदेव शर्मा को हम इकोनॉमिस्ट माने या आईएएस अफसर माने? फॉर दैट मैटर अमर्त्य सेन को हम प्रोफेसर माने या इकोनॉमिस्ट माने? ये क्या बात हुई? क्या ये आप इसमें ये इंप्लाई कर रहे हैं कि संत और कवि व्यक्ति एक साथ नहीं हो सकता? सर प्रणाम। कहीं पर मैंने शक्ति की संरचना के बारे में आपको बात करते हुए यूट्यूब पे ही सुना था, क्षमा कीजिएगा। और जो सवाल लगातार आ रहे हैं और जो आपका जवाब है उसके बीच से ही एक सवाल, एक पंक्ति का ही प्रश्न है और मुझे लगता है बेहतर बात संप्रेषित हो जाएगी। कैसे यह समझा जाए कि कवि जो कविता लिख रहा है वो क्रांति को बाईपास करने के लिए लिख रहा है या क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए लिख रहा है? ऐसे प्रश्नों का उत्तर अमूर्तन में नहीं दिया जाता। आप एक अन्य व्याख्यान की व्यवस्था कीजिए, मेरे सामने 2-4 कविताएं रखिए, मैं उनकी व्याख्या करके बता दूंगा। देखिए, ये थोड़ा सा मैंने अभी शुरू में कहा था कि कुछ चीज़ों के सार तत्व को फिलोसफाइज करते हुए एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर लाके बात करनी चाहिए। एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में केवल कॉन्क्रीट लेवल पर ही बात हो सकती है। मैं कहूँ कि अमुक महाकवि हैं, लेकिन उनके महाकवित्व के प्रमाण के तौर पर मेरे पास कोई कविता नहीं है। ये क्या बात हुई? आप कह रहे हैं कि कौन सी कविता जो है, अब कोई मैं फॉर्मूला बता दूं कि किसी कविता में जो है 2 ग्राम लौंग 4 ग्राम इलायची है तो वो क्रांतिकारी कविता है, अन्यथा नहीं है। कविता सामने होगी तो बात करेंगे, ऐसे क्या बात करें? हाँ जी, और ये अंतिम ही समझ गया, बहुत समय हो गया। 5 जी, सीधा साधा प्रश्न है जी। मेरा बहुत सीधा साधा प्रश्न है। जो मेन स्ट्रीम लिटरेचर है वो कमज़ोर हुआ है। कमज़ोर होने से मतलब है कि उसको कम लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके कंपैरिजन में हम देखें तो जो दलित लिटरेचर है, खासकर साउथ इंडिया में, वो कम कमज़ोर हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो मजबूत हुआ है, कम कमज़ोर हुआ है। उसमें अभी भी ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन है। ऐसा क्यों? सीधा सा कारण है, जब भी समाज में कोई कल्चरल या सोशल आइडेंटिटी फोर्सफुली अपने आप को सेल्फ एसर्ट करती है तो उससे जुड़े हुए लिटरेचर की ऑडियंस बढ़ती है, अधिक ईगर होती है, अधिक उत्सुक होती है, अधिक आग्रहपूर्ण होती है। ये मराठी में भी हुआ है, अन्य भाषाओं में भी हुआ है और इस समय हिंदी में भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हिंदी में नहीं हो रहा है। और केवल दलित लेखन ही क्यों, ये ठीक यही बात स्त्री लेखन के बारे में कही जा सकती है कि वो जो उस तरह का लेखन है, नारीवादी कहिए, स्त्रीवादी कहिए या दलित लेखन कहिए, और दुनिया भर में ब्लैक लिटरेचर हो या इस तरह का कोई भी लिटरेचर हो, जब किसी सोशल कल्चरल आइडेंटिटी के सेल्फ एसर्शन का दौर होता है तो उस सेल्फ एसर्शन से जुड़े हुए साहित्य में लोगों की अधिक रुचि होती है। उस आइडेंटिटी से जुड़े लोगों की तो होती है, व्यापक पाठक समुदाय की भी और आलोचक समुदाय की अधिक रुचि होती है, क्योंकि साहित्य में एक नई परिघटना उत्पन्न हो रही है तो उसमें रुचि ज़्यादा लेंगे ही लोग। उसमें कोई अजीब बात है नहीं ऐसी। लगभग अंत में आ गए हैं। बात निराला को, गोरखपुरी दोनों के कविताओं को हटाया गया। तो हम लोग साहित्य की बात कर रहे हैं और ये भी जानते हैं कि समाज में हर समय में फैज़ जब लिख रहे थे तो उनको भी जेल जाना पड़ा था, लेकिन साहित्य और समाज का तो अपना असर है। तो ये जो हो रहा है उसको एक बतौर लेखक कैसे देखते हैं आप? गनीमत है आपने यही पूछा कि बतौर लेखक कैसे देखते हैं, ये नहीं पूछा कि उन कविताओं को पाठ्यक्रम में रखने के जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर कैसे देखते हैं। क्योंकि जिन पाठ्य पुस्तकों से उन्हें हटाया गया वो मेरे तथाकथित मार्गदर्शन में तैयार की गई थी 2005 या 6 में, 2005 में। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ इस पर, जो एक तरह की कहिए कि संतुलित टिप्पणी ये होगी कि पाठ्यक्रम में बदलाव होते रहने चाहिए। पाठ्यक्रम में कोई कविता हटा के कोई कविता आप लाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सवाल पद्धति और नियत का है।
आप निराला की एक कविता हटा के निराला की दूसरी कविता ले आए, या निराला की कविता हटाकर उन्हीं की टक्कर का कोई और कवि आप स्थापित कर दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक यही बात फिराक के साथ है। लेकिन यहाँ तर्क ये दिया गया है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इस चीज़ पे। मैंने कुछ टीवी और अखबार वालों ने भी मुझसे बात करने की कोशिश की थी, मैंने मना कर दिया था क्योंकि मैं इस समय किसी और काम में लगा हुआ हूँ और एक ही साथ सारी चीज़ों पे नहीं सोच पाता। लेकिन जो मैंने थोड़ा बहुत सुना समझा है वो ये है कि तर्क ये दिया गया है कि बच्चों पर बोझ कम करने के लिए ये कविताएं हटाई गई हैं। तो बोझ कम करने के लिए बोझ इन्हीं को क्यों माना गया, एक सवाल तो ये भी पैदा होता है। दूसरा ये कि क्या उस बोझ को कम करने की, उसको रैशनलाइज करने की जो एक्सरसाइज है उसमें शिक्षा शास्त्रियों का, अध्यापकों का, जैसे आजकल की प्रचलित भाषा में स्टेक होल्डर्स कहते हैं, उनका कोई अभिमत लिया गया था? या कुछ अफसरों ने और नेताओं ने तय किया कि बोझ कम करना है तो ये 4 कविताएं हटा दी, बोझ कम हो जाएगा? तो कहीं नियत के खोट की बात है और इसलिए ये चिंताजनक है। पुरुषोत्तम जी, लगभग बातचीत लगभग समाप्त होगी। सिर्फ एक छोटा सा मेरा अभी हम लोग अभी भी, आप लोग भी इस्तेमाल करते होंगे, हम नौजवानी में और अभी भी एक फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, उपरांत गोष्ठी। किसी भी गोष्ठी से ज़्यादा महत्वपूर्ण और रोचक उपरांत गोष्ठी होती है, तो वो मैं जानता हूँ कि अभी भी चलेगी। खैर आप पूछ लीजिए। बस ये कि आपने सारी किताबें हिंदी में लिखी, कबीर लिखी, नेहरू वाली जो किताब है इतनी महत्वपूर्ण, इतनी अच्छी किताब, बस 1 मिनट, वो आपको क्या जरूरत पड़ी कि अंग्रेजी में लिखने की? हम चाहते हैं बस इस संदर्भ में थोड़ी बात मैंने करें। केवल 1 नहीं 3 किताबें अंग्रेजी में 3 किताबें। अभी भारत में हिंदी के लेखकों में ये हो गई कि जब तक अंग्रेजी से स्वीकृति न मिले तब तक शायद लगता है कि वैधता न मिलती हो। इसमें बस सिर्फ 1 मिनट, नहीं मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। इस प्रश्न के साथ कि दुनिया के, तीसरी दुनिया के देशों में आप देखिए कि, अरे भाई वो सब मुझे मत बताइए, अब आप चिन्हुआ का नाम लेंगे वो सब मत कीजिए। हम दूसरी बात पूछना चाहते हैं कि जैसे आपने बताया कि अफ्रीकी देशों में एक छोटा सा देश है गिनी बिसाऊ, हम चाहते हैं उस पर आपकी टिप्पणी मिले। अमिल्कर कबराल एक नेता थे, तो कहा करते थे कि कोई देश अगर स्वाधीन हुआ है अंग्रेजों से, साम्राज्यवाद से, और अगर साम्राज्यवादी भाषा का इस्तेमाल करता है, मान लीजिए अंग्रेजी, तो अपने देश में तो साम्राज्यवाद का एजेंडा लागू करता है, उसकी हत्या की गई है। जिन लोगों ने अंग्रेजी का विरोध किया, अमिल्कर कबराल, पैट्रिस लुमुम्बा, अगस्तिनो नाटो, क्रिस हानी से लेके थॉमस संकारा, सब किए, जिसने अंग्रेजी का विरोध किया सब मार डाले गए, मर्डर हुआ। क्या ये वहाँ सहयोग था? और आप जैसे लेखक को क्या जरूरत? अब मैं उत्तर दूं अनुमति हो तो। देखिए बंधु, जोश बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो सरलीकरण में बदल जाए तो चिंताजनक हो जाता है। जिन सारे नेताओं के नाम आपने लिए, उनकी हत्या केवल अंग्रेजी के कारण की गई, ये मेरे लिए बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी है। क्योंकि इन सारे देशों में सारे के सारे देश इंग्लैंड के उपनिवेश नहीं थे। इनमें से कुछ पुर्तगाल के उपनिवेश थे, इनमें से कुछ फ्रांस के उपनिवेश थे, जिनको अंग्रेजी से कोई प्रेम होने की संभावना नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक मेरे निजी स्वीकृति की और सम्मान की बात है, तो आपकी सूचना के लिए, अब ये सब बातें अपने मुंह से कहना अजीब लगता है, लेकिन आपने ऐसी स्थिति में डाल दिया है। मेरी पुस्तक अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय, किसी नॉन यूरोपियन भाषा में प्रकाशित पहली किताब थी, जिस पर यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में होने वाली साउथ एशियन हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस में पूरा एक सेशन हुआ था, और जिसमें डेविड लॉरेंजन, जैक हॉली, पेशौरा सिंह ऐसे विद्वानों ने हिस्सा लिया था। और उनमें से इन तीनों को हिंदी पढ़नी आती है, जिनको नहीं आती थी उन 1-2 लोगों ने उस किताब की समरी करवा करके, और वो सेशन काफ़ी चला था, काफ़ी चर्चित हुआ था। तो परमपिता परमात्मा की कृपा से स्वीकृति के लिए अंग्रेजी में लिखने की ज़रूरत कम से कम मुझे नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मैंने अंग्रेजी में 1 नहीं 3 किताबें लिखी और अगली किताब भी अंग्रेजी में ही लिख रहा हूँ। तीसरी बात ये कि जब आप भारत जैसे देश में साम्राज्यवाद के हवाले से अंग्रेजी की बात करते हैं, तो इसी देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं, एक पूरा प्रांत ऐसा है जो हिंदी को भी साम्राज्यवाद के साथ जोड़ता है। हिंदी आपके लिए साम्राज्यवाद विरोध की भाषा है, तमिलनाडु के लिए वो स्वयं एक साम्राज्यवाद की भाषा है। तो भारत जैसे देश में आप ऐसे देशों के उदाहरण ना दें जो क्लियरली मोनोलिंग्विस्टिक हैं, वहाँ की समस्याएं दूसरी हैं, हमारे यहाँ की समस्या दूसरी है। चौथी बात यह कि भारत की ये, मैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति की
महान उपलब्धि और महान सौभाग्य ये मानता हूँ कि बिना किसी प्रयत्न के हम 3 महान सभ्यताओं के उत्तराधिकारी हैं। इंडिक सिविलाइजेशन, अरेबिक ईरानियन सिविलाइजेशन, या जैसे आप कह सकते हैं इस्लामिक सिविलाइजेशन, और अंग्रेजी के जरिए यूरोप सिविलाइजेशन। इन 3 सिविलाइजेशंस के हम लोग सहज रूप से उत्तराधिकारी हैं और तीनों से हम जो कुछ सीख सकते हैं हमें सीखना चाहिए। अंतिम बात ये कि भारतीय इंटेलेक्चुअल के लिए अच्छी स्थिति यही है कि वो बाइलिंगुअल हो, और जो लोग बाइलिंगुअल हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो बाइलिंगुअल नहीं भी हैं, लिखने में पढ़ने में हिंदुस्तान का हर इंटेलेक्चुअल बाई डेफिनेशन बाइलिंगुअल है और कुछ तो ट्राइलिंगुअल है। मुझे अपने अंग्रेजी में लिखने को लेकर के कोई संकोच नहीं है, कोई लज्जा नहीं है, कोई क्षमा भाव नहीं है, और कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली इसलिए लिखना पड़ा, आपके आशीर्वाद से ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अंग्रेजी में प्रकाशित होने के पहले ही, बल्कि मणिंद्र इस बात के गवाह होंगे, और लोग कम से कम दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू में मुझे हिंदी विभाग वाले कम बुलाते हैं व्याख्यान देने के लिए, अभी तक कम बुलाते हैं। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और फिलॉसफी वाले ज़्यादा बुलाते हैं। तो ये सब इसीलिए मैं, देखिए, बुरा मत मानिएगा, और बुरा मान भी जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मेरा एक निवेदन ये है कि कोई भी प्रश्न, कोई भी टिप्पणी उचित सूचना संकलन के साथ किया जाना चाहिए। आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं इसलिए अंग्रेजी में लिख, एक तो ये कि अंग्रेजी में 1 किताब लिखी है, मैंने आपसे निवेदन किया 3 लिखी हैं, कम से कम 30 पेपर्स लिखे हैं, 30 लेख लिखे हैं, कम से कम 3 किताबें लिखी हैं। आप मुझसे ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी में इसलिए लिखने लगा कि मुझे रिकॉग्निशन पाने की चुल्ल मची थी। रिकॉग्निशन मुझे हिंदी में लिखकर ही पर्याप्त मिल चुकी है। तो इस तरह चीज़ों को इतने सरलीकृत ढंग से मत लीजिए। अंगोला और पापुआ न्यू गिनी और घाना जैसे देशों के उदाहरण भारत में नहीं लागू होते। भारत में अंग्रेजी और हिंदी का समीकरण उतना सरलीकृत है नहीं जितना आपको लगता है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुबह से सब लोग शांत बैठे थे। ये सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत सारे सवाल है, उठापटक वाला रहा। तो मैं एक बार फिर से पुरुषोत्तम अग्रवाल जी और उनसे बातचीत कर रहे थे बीएचयू के हिंदी के प्रोफेसर राजकुमार जी। महाभारत दर्पण 18 खंडों में किताब, उसका संपादन इन्होंने किया है, और अनिल शंकुर पत्रकार, लेखक, आर्ट क्रिटिक। अब मैं